हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपकी अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी सॉलिड के ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके इंटरनली किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, मतलब उनके परमाणुओं के बीच में लगने वाला जो बंध है, जो बल है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी सिलसिले में हमने देखा कि जितनी हम प्रतिबल उसके ऊपर लगाते हैं उतना ही वहां पे मुझे विकृति देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सर्ल एपरेटस की, सर्ल के उपकरण की। सर्ल के उपकरण से हम पता करने वाले हैं कि किसी पिंड के ऊपर लगाया गया जो प्रतिबल होगा वो लेंथ में कितना चेंजेस कर पाता है। मतलब हम बात करना चाह रहे हैं अल्टीमेटली यंग मॉड्यूलस की, यानी सरल उपकरण से यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम यहां पर कैलकुलेट करके लाएंगे। कुछ इस प्रकार से ये एपरेटस होता है जो कि हमारे लैब में देखने को मिल जाता है स्कूल के, और प्रैक्टिकल का ये पूरा पोर्शन है जहां से हमारे पास में बोर्ड में, मतलब स्कूल में हमारे पास क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक अगर आप IIT JEE नीट या CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं सेशन की, जहां पर हमें देखना है हमारे सर्ल एपरेटस को। तो सबसे पहली बात तो यहां पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहां से हमें प्राप्त जो करना है वो है हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये सर्ल के एपरेटस से कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहली बात हम यंग प्रत्यास्था गुणांक की थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, जैसे कि हमने पहले ही इसको डिस्कस करा हुआ हमारे प्रीवियस वन सेशन में, बट स्टिल अगर 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 अभी थोड़ी बहुत भूलने की स्थिति आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी हम एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। हम किसकी बात करना चाह रहे हैं? हम बात करना चाह रहे हैं हमारे यंग प्रत्यास्था गुणांक की। ये गामा से प्रदर्शित होता है और ये हमारा होता है क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में, ये होता है हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। ये तो बात हमें बहुत पहले से क्लियर है कि भैया ये जो गुणांक होता है, प्रत्यास्था गुणांक जो होता है, वो होता है प्रतिबल बटा में विकृति। अब चूंकि यंग की बात हो रही है तो ये अल्टीमेटली इन्होंने डिस्कस किया था कि सपोज आपके पास में एक ऐसा एक वायर है। अगर इस वायर के ऊपर आपने F अमाउंट का फोर्स लगाया तो आप पाते हैं कि इस तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ये तार की लंबाई में इतनी सी, इस तार की लंबाई में वृद्धि होगी। तो प्रारंभ में यहां से यहां तक की जो लंबाई थी इसके पास में L, अभी यहां से यहां तक की लंबाई में यहां पर वृद्धि हो गई स्मॉल l। किसके कारण? तो ये हमारे द्वारा लगाए गए F = mg लिख लेता हूं, इस बल के कारण। तो मेरे द्वारा जो यहां पर बल लगाया जा रहा है, प्रतिबल जो लगाया जा रहा है, F/A, फोर्स इनटू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी पर बल लगा रहे। तो इसके लंबाई में वृद्धि हो गई तो विकृति क्या होती है भाई? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी ये हमारे पास में F/A इंटू L ऊपर चला गया, ये L नीचे आ गया। ये हमें देखने को मिलता है क्या? ये हमें देखने को मिलता है हमारा यंग मॉड्यूलस, ठीक है। अब क्या काम करें भाई? तो F/A इंटू L अगर मुझे यहां पर मिल रहा है तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं कि ये पूरा ही टर्म किसको इंट्रोड्यूस करेगा? यंग मॉड्यूलस को, ठीक है। मतलब FL/AL जो होता है, A_l, ये हमारा है यंग मॉड्यूलस, यंग मापांक। यही है हमारा क्या? यंग मॉड्यूलस, यही हमारा यंग मापांक है, ठीक है। तो अब यहां से सिंपली लिख सकते हैं कि भैया ये यंग मापांक ये हमें चाहिए किससे भाई? सर्ल एपरेटस है। तो फोर्स तो हमें यहां पर वेट के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी ये जो फोर्स होगा ये mg के फॉर्म में मुझे मिलने वाला है। एरिया क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे πr² होता है, L/L। ये इस फॉर्मेट में F = मैंने लिखा है mg, मतलब यहां पर हम एक भार लटकाएंगे बल के रूप में, और एरिया जो मिलेगा इस वायर का, ये एक
सिलेंडर है एक तरीके से, एक बेलन है, तो ये गोलीय मतलब वृत्तीय होगा और वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये अल्टीमेटली वृत्ताकार क्षेत्रफल है। तो हमें अल्टीमेटली mgl अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल ये कैलकुलेट करके ले आनी है। यही चीजें मुझे यंग मॉड्यूलस के रूप में, यंग मापांक के रूप में निकालनी होती है, किसमें? सर्ल एपरेटस से। तो सर्ल एपरेटस की अल्टीमेटली यूटिलिटी हमें समझ में आ गई। ये एक पूरा अरेंजमेंट है। क्या है अरेंजमेंट, मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता हूं। यहां पर हमारे पास में देखेंगे तो भैया ये पूरा उपकरण कुछ इस प्रकार से होता है कि एक दृढ़ सतह, ये ऊपर जो दिख रही है क्या है? एक दृढ़ सतह। दृढ़ सतह मतलब एक फिक्स, जैसे दीवार में, सीलिंग में, छतों में इसको लटकाया जाता है जनरली, अगर लैब में देखेंगे। और इसमें दो तार से ये लटक रहा होता है, एक ये है और एक यहां पर है। तो ये प्रमाणिक तार है और ये प्रायोगिक तार है। प्रमाणिक तार मतलब जिसके बारे में, जिस तार के लंबाई में वृद्धि की गणना करनी है। ये अल्टीमेटली हमने क्या देखा, यहां पर देखा ना, चेंज इन लेंथ हो रहा है, इसी की गणना करनी है सर्ल एपरेटस के जरिए। तो ये लंबाई में वृद्धि की जो बात कर रहे हैं सर्ल एपरेटस में, ये किससे करेंगे? तो प्रायोगिक तार की, जो प्रयोग में लाया गया है, जिसके लिए हमें कैलकुलेशन बनाया। और प्रमाणिक मतलब जो पहले से पता है, जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। तो कहते हैं उपकरण का वर्णन देखिए, तो कहते हैं सर्ल उपकरण चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक ही धातु के बने दो समांतर ए तथा बी एक ही दृढ़ आधार से लटकाए जाते हैं। ए प्रायोगिक तार है और बी जो है वो ऑक्सिलरी वायर है, मतलब जो सहायक तार है। ठीक है, बी कैसा भैया? ये बी जो है ये हमारा सहायक तार है, ऑक्सिलरी है, प्रमाणिक तार है, मतलब पहले से इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। और इसी मटेरियल की बनी हुई है हमारी ये ए, जो प्रायोगिक तार है, जिस तार में मुझे चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट करना है। फिर क्या करें? सहायक तार से तुलना करके प्रायोगिक तार की लंबाई में वृद्धि की गणना की जाती है। जो इसकी लंबाई में वृद्धि की गणना होगी वो सहायक तार से ही कंपेयर होगी। दोनों तार के निचले सिरे पर एक एक धातु के फ्रेम G और H लगे रहते हैं। एक ये पूरा धातु का फ्रेम है, ये है हमारे पास में H और इधर है हमारे पास में एक G। ये दोनों धातु के फ्रेम कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। देखिए, सर्ल एपरेटस को अपन बना रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर बात करें किसके? सर्ल उपकरण के। सर्ल के उपकरण की बात हो रही है, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भैया हमारे पास में ऐसा एक दृढ़ आधार है जिससे दो तार लटकाए जा रहे हैं। एक तार यहां पर लटक रहा है और एक तार इधर साइड में लटक रहा है। दोनों तारों की लंबाई और मोटाई दोनों सेम है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? तो ये इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब दोनों से एक एक धातु के फ्रेम लटकाने। दोनों से क्या हो रहा है? एक एक धातु के फ्रेम लटक रहे हैं। यानी यहां पर भी एक ऐसा पूरा ऐसा स्ट्रक्चर, एक पूरा ये फ्रेम लटक रहा है और एक सेम, बिल्कुल सेम टू सेम एक फ्रेम यहां पर लटक रहा है। ये दो फ्रेम्स लटक रहे हैं। एक फ्रेम जो है वो है G और एक फ्रेम जो है वो है H। ये जो हमारा फ्रेम है G और ये हमारा फ्रेम है H। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या है वहां पर पूरा डायग्राम एक साथ बना हुआ है तो थोड़ा सा समझना टिपिकल दिखता है। लेकिन ये दो फ्रेम है जिस पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, G और H के नीचे भार लटकाने के लिए एक एक हुक लगा हुआ है। तो G के नीचे भी एक हुक और H के नीचे भी एक एक हुक, ये दोनों के नीचे भार लटकाने के लिए हुक्स लगा दिए। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ये दिख रहा होगा यहां पर ये एक हुक यहां पर लगा दिया और एक हुक यहां पर लगा दिया।
आगे देखिए, तो सहायक तार के फ्रेम के नीचे हुक से एक स्थिर भार W लटका दिया जाता है और प्रायोगिक तार फ्रेम G के नीचे हुक से एक पलड़ा P लटकाया जाता है जिस पर इच्छानुसार विभिन्न बाट रख सकते हैं। ये क्या हुआ, ये जो प्रमाणिक वाला है इसमें है ना फिक्स वेट हमने रख दिया, W रख दिया, इस पे हमने mg नीचे की तरफ लगा करके छोड़ दिया। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने एक पलड़ा रखा है। पलड़ा मतलब समझते हैं जिसमें हम अलग अलग बाट रख सकते हैं, यानी यहां पर अलग अलग भार अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग भार अप्लाई करने से क्या होगा कि जो प्रायोगिक तार है उसमें खिंचाव को हम महसूस कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो यहां पर हमने फिर से वही काम करना है, क्या, यहां पे एक फिक्स वेट लटका दिया और यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पलड़ा लटकाया हुआ है जिसपे हम अलग अलग वेट रख सकेंगे। अब क्या काम करे भाई, तो मैं कहता हूं दोनों फ्रेमों के बीच एक स्पिरिट लेवल L होता है जिसका एक सिरा फ्रेम H के कब्जे में सहायता से कसा रहता है तथा दूसरा सिरा फ्रेम G में माइक्रोमीटर C के नोक पर टिका रहता है जिससे सिरे को ऊपर नीचे किया जा सकता है। क्या किया, ये देखिए, यहां पर इसको ऐसा कनेक्ट करके इसके बीचों बीच ऐसा कनेक्शन बनाया और यहां से एक स्पिरिट लेवल इसके भी बीचों बीच इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्पिरिट लेवल कनेक्टेड है। स्पिरिट लेवल मतलब इसके अंदर क्या होता है भाई, पानी का एक बबल होता है ना, मतलब वायु का बबल होगा, पूरे में पानी भरा है। बबल होने से क्या होता है, स्पिरिट लेवल किसको कहते हैं, ये देखिए इस तरीके से अगर मैं एक है ना सिलेंडर ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा ही ले लेता हूं, हाँ ठीक, ऐसा एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, इधर से भी उड़ा देते इधर से भी उड़ा देते, ये हमारा एक सिलेंडर है पूरा ऐसा। दोनों तरफ से इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, है ना, दोनों तरफ से बिल्कुल पैक हो चुका है, इधर से भी पूरा पैक है और इधर से भी ये पूरा पैक है। अब इसके अंदर पानी भर देते हैं, क्या करना है, पानी भर देते हैं। ये सबसे बेहतर तरीका होता है भैया कि इसमें पता करने का कि किधर साइड पे डेप्थ ज्यादा है किधर कम है ना। जैसे घर में कई बार को फोटो फ्रेम लगानी होती है, बहुत सारी चीजें ऐसे दीवार पे हैंग करनी होती है, तो आपको पता करना होता है ना कि कहीं से नीचे ऊपर तो नहीं हो रहा है, देख करके बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो भैया यहाँ पे देखिए एक पानी का बबल छोड़ दीजिए और बाकी पूरे में आपको क्या करना है, इसमें पानी भर देना है। पूरे में हम उठा करके भर देते हैं पानी, ये पूरे में उठा करके हमने क्या भर दिया, ये पूरे में उठा करके हमने पानी भर दिया, ये पूरे में हमने पानी भरा हुआ है। अब ये पूरा भर तो दिया, एक छोटा सा बबल यहां पर बीच में छोड़ दिया, एक छोटा सा ऐसा बबल यहां पर बीच में छोड़ दिया। अब ये बबल क्या करेगा भाई, जब ये दोनों तरफ से लेवल बराबर हो जाएगा तो ये बबल बिल्कुल बीचों बीच आएगा। दोनों तरफ से ये देखिए, थोड़ा सा भी इधर होगा तो ये बबल क्या होगा, इधर खिसक जाएगा, और थोड़ा सा भी इधर होगा तो बबल इधर खिसक जाएगा। जो ऊपर होगा उधर साइड में बबल चला जाएगा भाई। लेकिन जब ये पूरा बराबर होगा तो बिल्कुल इसके बीचों बीच आकर के, बिल्कुल बीचों बीच आकर के बबल रुक जाएगा। तो स्पिरिट लेवल का यही काम है कि यहां पे इसके बिल्कुल बीचों बीच बबल अगर आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि दोनों बिल्कुल बराबरी पर। लेकिन इसके लिए क्या किया गया, इसको एक स्क्रू के नोक पे ये टिका हुआ है। ये क्या है भाई, तो ये हमारा एक गोलीय चकती है, यहां पर हम मेजर कर सकेंगे, स्क्रू को घुमा करके इसकी हाइट को मेंटेन कर सकेंगे। ये देखिए, ये पेंच मापी है, ये जो दिख रहा है ये हमारा पेंच मापी कहलाता है। इसी पेंच मापी के स्क्रू पर बिल्कुल इसके पॉइंट पे जाकर के ये हमारा स्पिरिट लेवल टिका हुआ है। ये हमारा स्पिरिट लेवल है, ये हमारा स्पिरिट लेवल है। ये स्पिरिट लेवल कहां टिका हुआ है भाई, तो स्क्रू मतलब पेंच मापी के बिल्कुल स्क्रू पे, ताकि ये पेंच मापी को ऐसा कम या ज्यादा कर सकते हैं। पेंच मापी को हम यहां पर घुमा सकते हैं। पेंच मापी को घुमाने से हमारा यहां पर क्या होता है, तो इस एपरेटस में, सरल एपरेटस में हम वैल्यूज को, मतलब जैसे ये लेंथ ज्यादा अगर खिसक गई है तो इस स्पिरिट लेवल को बैलेंस तो करना पड़ेगा, बराबर तो ले आना पड़ेगा। एयर बबल बिना बीच में लाए हम दोनों के रीडिंग्स नहीं नोट कर सकते। तो इसके लिए हम बीच में क्या करते हैं, तो एक माइक्रोमीटर है ना, सी जो है पेंच मापी कहते हैं, इसके स्क्रू पर हम इसको रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेंच के निचले सिरे पर एक वृत्तीय चकती लगी रहती है जिसकी परिधि समान भागों में बटी है, इसे वृत्तीय पैमाना कहते हैं। यहां पे ये वृत्तीय चकती जो पेंच मापी की लगी है, ये इससे स्क्रू को ऐसा घुमा घुमा करके हम वहां से रीडिंग्स निकालते हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें।
वृत्तीय पैमाने के साथ एक ऊर्ध्व पैमाना एस प्रायोगिक तार के फ्रेम में कसा है। अब प्रायोगिक तार में एक ऊर्ध्व फ्रेम है ना, ऊर्ध्व फ्रेम का मतलब क्या भाई, वर्टिकली भी हमारे पास में यहां पर एक स्केल कसा होता है, मतलब इसमें एक स्केल ऐसा वर्टिकल भी लगा हुआ है स्क्रू में, और एक ऐसी गोलीय चकती भी होती है। ये जब गोलीय चकती ऊपर की तरफ जाएगी तो वर्टिकल स्केल में भी रीडिंग बताएगी, और जो हमारा गोलीय चकती है इसमें भी रीडिंग्स बताएगी, मतलब ऐसा ये जो गोलीय चकती है इसमें भी रीडिंग्स बताएगी, और ये जो हमारा स्क्रू होगा इसके ऊपर चढ़ेंगे नीचे आएंगे तो इसमें भी रीडिंग्स बताएगी। इस पे भी रीडिंग ऐसा होता है और इस पर भी रीडिंग होता है, तो दोनों ही जगहों से ये रीडिंग्स हमें बता रही होती है। ठीक है, तो वृत्तीय पैमाने के साथ में एक ऊर्ध्व पैमाना एस प्रायोगिक तार के फ्रेम में कसा है, जो कि ऊर्ध्व वेरिएशन को भी यहां पर बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, तो ये पूरा हमें डब्बा समझ में आ गया भैया। ये जो हमारे दोनों तरफ से बॉक्सेस बने थे, इन बॉक्सेस को कनेक्ट करने के लिए ये क्या है, ये कनेक्टिंग है, ये कनेक्शन के लिए, ये कनेक्शन के लिए लगा हुआ है जिससे ये दोनों को कनेक्ट किया जा सके। मेन मेजरिंग के लिए क्या है, तो ये वाला वायर प्रायोगिक और ये प्रमाणिक, जो कि पहले से पता है जिसकी पूरी डायमेंशंस। यहां पर एक पेंच मापी की सहायता से हमने स्पिरिट लेवल को ऐसा बीच में रखा हुआ है, एक तरफ फिक्स भार है और एक तरफ कैसा भार है भाई, तो यहां पर मैं भार को बार बार बदल सकता हूं। ठीक है, तो देखिए प्रयोग विधि कहती है कि सर्वप्रथम सहायक तार में स्थिर भार W लटका दिया। यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, W एक स्थिर भार लगा दिया, जिसकी वजह से mg अल्टीमेटली नीचे की तरफ फोर्स लगना शुरू हो रहा है, प्रमाणिक तार खिंच जाएगा। ये प्रमाणिक तार में क्या होगा भाई, इसमें टेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, ये खिंचेगा। ठीक है, अब प्रायोगिक तार में 2-3 किलोग्राम के बाट चढ़ाते हैं तथा एक एक करके उन्हें उतारते हैं। ये जो हम लोगों ने यहां पे पल्लड़ा रखा था पहले, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, इसके में आधा किलो के भी बाट अलग अलग चढ़ा करके रखेंगे। किसमें भाई, ये प्रायोगिक तार वाले सेगमेंट पे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वेट में वेरिएशन करेंगे, अल्टीमेटली यहां पर फोर्स में हम वेरिएशन लाएंगे। ठीक है, इस क्रिया को 3-4 बार दोहराने से ऐंठन दूर हो जाती है तथा तार में नियंत्रित प्रसार होने लगता है। अब ये तार में मान लीजिए कुछ ऐंठन होगा, ये पतली सी तार थी, कुछ ना कुछ ऐंठन तो होगा। इस पर जब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के भार रखे, कई बार इसको किया, तो इसके बीच की जो ऐंठन होती है वो खत्म हो जाती है ना। इसके बीच की जो ऐसे ऐंठन होगी वो ऐंठन पूरी खत्म हो जाएगी। अब ऐंठन खत्म होने से क्या फायदा है, तो देखिए ना, मान लीजिए तार के अंदर में ऐसा हल्का सा ऐंठन हुआ। अब अगर मान लीजिए मैंने इसके ऊपर बल जब लगाया तो पहले तो यही सीधी हो गई। अब इसको ही मैं मान लूं कि ये हमारा रेखीय प्रसार है, कि भैया ये चेंज इन लेंथ, इतना सा चेंज इन लेंथ हो गया, तो ये सही है क्या, नहीं, ये नहीं है। ये ऐंठन होनी ही नहीं चाहिए थी ना। ये सही ये है कि भैया ये बिल्कुल सीधा बिल्कुल सीधा ऐसा तार था, इसमें जब mg वेट लटकाया तो हमने कहा कि भैया ये इतना सा खिंच गई। अब ये जो ये यहां से यहां तक में जो ये लेंथ बढ़ रही है, इसको इंक्रीज इन लेंथ कहेंगे। तो ये इंक्रीज इन लेंथ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले उसका कैलिब्रेशन कह सकता हूं मैं क्या, कि भैया इसके ऊपर मैं कई बार को कुछ छोटे छोटे मासेस, मतलब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के मासेस रखे, ताकि इसमें कुछ ऐंठन रही हो वो खत्म हो जाए। अब अगर ऐंठन खत्म होगी तो मतलब इसके बाद अब तार में सिर्फ नियंत्रित प्रसार होगा। ठीक है, कैलकुलेटेड प्रसार होने वाला है अब इसके बाद। ठीक, तो क्या होगा भाई, तो देखिए तत्पश्चात माइक्रोमीटर के पेंच को इतना घुमाते हैं कि स्पिरिट लेवल में वायु का बुलबुला पुनः मध्य में आ जाए। ऊर्ध्व पैमाने पर वृत्तीय पैमाने के पाठ्यांक को नोट करते हैं। क्या होगा कि भैया अब आपने इसमें कुछ वेट रखा है, तो ये तार नीचे की तरफ खिंच गई। ये देखिए, ये जब आपने इसके ऊपर कुछ भार रखा, तो भार रखते से ये वाला तार किधर हो गया, ये वाला तार जो गया नीचे खिंच गया। ये दोबारा एक बार इधर बनाता हूं भैया, क्या हो रहा है, ये वाला जो डब्बा था ये इतने पे ही रह गया। इससे एकदम सिंपल डायग्राम है ये। स्पिरिट लेवल यहां पर लगी हुई है, यहां पर भी एक बॉक्स में क्या किया, इस तार को रखा है, और यहां पर भी एक हुक लगाया है। इससे हमने एक mg भार नीचे की तरफ जैसे ही लगाया, तो हम ऐसा पा रहे हैं कि भैया ये जो था इसकी ओरिजिनल स्थिति, ये इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई, और ये अब तार यहां आ गया, ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, ये तार यहां आ गया, तो ये क्या होगा, ये डब्बा ऐसा हो जाएगा,
ये mg इधर लगने लगेगी, तो स्पिरिट लेवल की भी पोजीशनिंग ऐसी हो जाएगी, मतलब बबल ऊपर चला गया। तो मैं क्या करूंगा, ये स्पिरिट लेवल मैंने एक स्क्रू पे यहां पेंचमापी पे कसा हुआ है, अब पेंचमापी को ऐसा गोल 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 घुमाऊंगा तो ये स्पिरिट लेवल इधर से धीरे 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 अपने ओरिजिनल स्थिति में आएगी। ये धीरे धीरे जब अपने ओरिजिनल स्थिति में आएगी, जब ऊपर आ जाएगा तो ये फिर से बबल कहां आ जाएगा भैया, बीच में आ जाएगा। तो जब तक वो बीच में आएगा तब तक ये साइड में जो हमारा ऐसा स्क्रू पे कसा हुआ था, ये बिल्कुल ये पॉइंटेड है ना, यहाँ पे वृत्तीय चकती थी, ये वृत्तीय चकती इस वर्टिकल स्केल पर कुछ ना कुछ रीडिंग नोट डाउन करेगी, है ना। ये जो गोल गोल घुमा रहे हैं, ये जो वर्टिकल यहाँ पर स्केल है, इस पर और यहां पर ये चकती पर बना हुआ जो रीडिंग है, ये दोनों के पैमानों को मैं क्या करूंगा, नोट करूंगा, यानी ऊर्ध्व पैमाने एवं वृत्तीय पैमाने के पाठ्यांक को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसीलिए रहता तत्पश्चात माइक्रोमीटर के पेज को इतना घुमाते हैं कि स्पिरिट लेवल का वायु बुलबुला पुनः मध्य में आ जाए। पुनः मध्य में आए मतलब मैं क्या कर रहा हूं, स्पिरिट लेवल को ऊपर कर रहा हूं, लेंथ जितनी बढ़ी है वो बढ़ी हुई लेंथ अब यहां वर्टिकल हाइट पर कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब प्रायोगिक तार के नीचे पलड़े में आधा किलोग्राम का बाट लटकाते हैं, तार की लंबाई में वृद्धि होने से पेंच की नोक नीचे आ जाती है, अतः वायु का बुलबुला मध्य में नहीं रह पाता। फिर माइक्रोमीटर के पेंच को इतना चलाते हैं कि वायु का बुलबुला पुनः मध्य में आ जाए और ऊर्ध्व पैमाने एवं वृत्तीय पैमाने के पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये फिर से इसमें आधा किलो का बाट लगाएंगे तो फिर से ये नीचे आएगा, तो इसमें ऊर्ध्व पैमाने मतलब ये वर्टिकल स्केल यहां पर जो है इसमें और ये जो वृत्तीय पैमाना है इनके रीडिंग्स को फिर से नोट कर लिया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात आधा किलोग्राम के बाट चढ़ाते हैं और प्रत्येक बार वायु के बुलबुले को मध्य में लाकर दोनों पैमाने का पाठ्यांक नोट करते हैं। एक्चुअली क्या होगा, एक बार करेंगे तो सही नहीं आएगा, इसलिए सेम एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराते हैं। तो आधा किलो के कई बार इसमें बाट चढ़ाए, आधा किलो का फिर से चढ़ाया, फिर से खींचा, फिर से हमने इस स्केल को घुमाया, वहां पर रीडिंग नोट डाउन करी, फिर आधा किलो का रखा, फिर से, तो मतलब सेम चीज को कई बार हम इसमें क्या करते हैं, दोहराते हैं। हर बार बुलबुले को मुझे मध्य में लाना होगा, तभी हम कहेंगे कि दोनों तरफ से लेंथ बराबर हुई है। पर्याप्त बाट चढ़ाने के पश्चात इसी क्रम में एक एक करके बाट को उतारते जाते और स्पिरिट लेवल में वायु के बुलबुले को मध्य में लाने के बाद पाठ्यांक नोट करते हैं। भाई पहले हम चढ़ाते हुए आधा किलो चढ़ाया, फिर और आधा किलो, फिर और आधा किलो, मतलब ये चढ़ाते जा रहे हैं आधा किलो यानी बढ़ाते जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करें, धीरे धीरे आधा किलो क्या करें, कम करते जा रहे हैं। ठीक है, कम करते समय भी पाठ्यांक नोट करेंगे और बढ़ाते समय भी। इस प्रकार प्रत्येक भार के लिए दो पाठ्यांक, एक भार चढ़ाते समय और दूसरा भार को उतारते समय प्राप्त हो जाता है, जिनका हम क्या करेंगे भाई, तो मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। एक बार चढ़ाते समय नोट हुआ, एक बार उतारते समय नोट हुआ, तो भैया उसका हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि सेम एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक बार में ही शुद्ध मान आता नहीं है। तो शुद्ध मान नहीं आ रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, तो हर बार उसमें बाट चढ़ाते जाएंगे और उसके वेरिएशन को हम नोट डाउन करेंगे। अब देखिए, इन प्रेक्षणों से एक निश्चित भार mg के लिए, ये इधर में जो एक निश्चित भार mg के लिए लंबाई में होने वाली वृद्धि L का माध्य ज्ञात करेंगे। अब टोटल में जो L मिलेगा माध्य निकलने के बाद, जो लंबाई में वृद्धि मिलेगी वो निकालेंगे। फिर मीटर पैमाने की सहायता से तार की लंबाई L तथा स्क्रू गेज की सहायता से त्रिज्या। अब क्या करते हैं ना कि ये जो प्रायोगिक तार है, ये मीटर स्केल से इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो एक मीटर स्केल ऐसा लाया, जो स्केल हमारे लैब में यूज होता है, इससे हम लेंथ मेजर कर लेंगे। और स्क्रू गेज, जिससे कि हम तार की मोटाई ज्ञात करते हैं, स्क्रू गेज से इस तार की मोटाई ज्ञात कर लेंगे, मतलब उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। और इसके बाद y इक्वल्स टू mg/πr² L की सहायता से y की यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक की गणना कर लेंगे, जो हमने यहां पर बात करी थी कि भैया ये पूरा खेल किसके लिए चल रहा है, यही निकालना था ना, mg/πr²L। तो ये जो हमने इनिशियली बात करी थी उसको ही कैलकुलेट करने की ये पूरी विधि थी। इस पूरे एपरेटस से हम यहां पर निकाल लेते हैं mgl, mg मतलब मास, जो फोर्स लगाया था वो, L एक्चुअल लेंथ थी इस वायर की, स्मॉल l बढ़ी हुई लेंथ, और πr² हमने लगाया स्क्रू गेज से मुझे r मिला, और πr² में रख करके हम उसकी एरिया को ज्ञात कर पाते हैं। तो देख लेते हैं हम जरा इसमें एक टेबल, जिसमें हमें डेटा फीड करनी होगी, भरनी होगी, जिसके जरिए हम बना पाएंगे यहां पर, ठीक है, जिसके जरिए हम यहां पर बना पाएंगे हमारा पूरा कैलकुलेशन।
तो चलो भैया आ जाओ फटाफट से देखते हैं हम सरल apparatus के लिए हमारे पास में क्या 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 कैलकुलेशंस लगेंगी। तो लिख लेते हैं जरा, ये हमारा सरल का उपकरण, ये पूरा सरल का उपकरण है जिसके लिए हमारे पास में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में यहां पे देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा एक तरफ से हमारा जो है वो सबसे पहले रख लेता हूं मैं सीरियल नंबर के लिए। फिर इसके बाद में हमें क्या रखना होता है, तो हमें रखना होता है द्रव्यमान, जो द्रव्यमान हम बदल रहे हैं वो, तो इसके लिए जो भार हमने रखा वो रख लेते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो टर्म्स मिलेंगे वो दो तरीके से मिल जाएंगे, एक बार लोडिंग के लिए और एक बार अनलोडिंग के लिए। तो मैं इसके लिए भी दो बॉक्सेस बना लेता हूं। फिर इसके बाद में आखिरी साइड पे हमें यहां पर देखने को मिलेगा, वो मिल जाएगा हमारा फाइनली कि एक्सटेंशन उसके अंदर में कितना हो रहा है। तो देखिए ये क्या क्या टेबल्स हमने बनाई है। हम सबसे पहले यहां पर तो बना रहे हैं क्या, हमारा क्रम संख्या। अच्छा इसको ब्लॉक कंप्लीट कर देता हूं। ये सबसे पहले हमारा क्रम संख्या है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमने भार लटकाए हुए हैं, भार जो लटकाए हुए हैं उसकी कैलकुलेशन यहां पर रखेंगे। फिर यहां पर हम लिखेंगे क्या भाई, तो उतारते समय और चढ़ाते समय, ठीक है, और उसका हम मीन भी निकालेंगे। तो एक काम करता हूं मैं इसको उड़ाता हूं, मीन भी तो निकालना पड़ेगा। तो भैया लोडिंग अनलोडिंग और मीन, तो बीच में एक ब्लॉक रख लेते हैं, ठीक है, 3 कर लेते हैं। यहां पर भार को चढ़ाते समय मतलब लोडिंग के टाइम, चढ़ाने का भार ऐसा लिख लेता हूं। यहां पर उतारने का भार जब उतार रहे हैं तब, और यहां पर उनका क्या निकालेंगे भैया, माध्य। और सबसे आखिरी में मुझे इनमें जब ये सब कुछ निकल जाएगा तो मैं यहां पर लिखूंगा कि इसमें भाई तो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। तो यहां पे हमारे पास इस फॉर्मूले के लिए मुझे m मिलेगा और ये l मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, m मिलेगा और l मिलेगा। g कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यहां पे जो r है ये स्क्रू गेज की सहायता से एक बार में निकाला जाएगा, ठीक है, स्क्रू गेज की सहायता से मुझे मिल जाएगा। L जो मिलेगा ये लंबाई है, तार की जो प्रारंभिक लंबाई है, इसको हम किसकी सहायता से भाई, तो हमारा जो मीटर स्केल होता है उसकी सहायता से मैं इसको निकाल लूंगा। और ये जो हमें एक्सटेंशन उतारते और कम करते समय ये सब किस में भाई, तो ये हमारा चढ़ाने और उतारते समय में हमारा जो है ये पेंच मापी की सहायता से रीडिंग है, तो इसको बाहर उड़ा देता हूं। चढ़ाने और उतारने और उसका माध्य, ये किसकी रीडिंग निकालनी है, पेंच मापी की, पेंच मापी का पाठ्यांक है, ठीक है, ये पेंच मापी का पाठ्यांक है। भार तो यहां पर रखोगे, ठीक है। तो अब ये उतारते समय पेंच मापी का पाठ्यांक और चढ़ाते समय पेंच मापी का पाठ्यांक, और उनका हमें रखना है माध्य। आखिरी में उसमें लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो निकालेंगे। हमारा ये फॉर्मूले के अंदर में सारी वैल्यूज रखेंगे और फिर हमें फाइनली इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा कि भैया ये सरल एपरेटस से किस तरीके से हम मेजरमेंट कर पाते हैं और किस तरीके से हम यहां पर यंग प्रत्यास्था गुणांक निकाल पाते हैं, गामा की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो चलिए भाई, जब ये पूरे कैलकुलेशन हमें समझ में आ चुकी है, एपरेटस हमें समझ में आ चुका है ना, तो इसको करते हैं सेशन को यहीं पर समाप्त। तो जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिंपली ये पूरे कोर्स कंटेंट आपके लिए बनाए जाते हैं एनसीईआरटी बेसिस पर। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप सेंट्रल बोर्ड से हो, आपको ये पूरा कोर्स कंटेंट एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड्स में भी अब एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपको इस नोट्स को चाहिए तो सिंपली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा डिजाइन किया गया है आपके लिए, और अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी। कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है।
तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।